हेलो स्टूडेंट, चार्ट शोइंग मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स नेम ऑफ असेसी। अब जैसे ये कह रहा है कि चार्ट शोइंग, ये चार्ट क्या शो कर रहा है कि किस तरीके से अपने को क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है, इनकम का क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले वो कह रहा है नेम ऑफ असेसी। जिस भी असेसी की हम क्या कर रहे हैं, आईटीआर भरेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, नेम ऑफ असेसी। उसके बाद में उसका स्टेटस बताना है, जैसे ये है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि आपके 5 यूनिट दे रखे हैं, 5 में से जो 4 यूनिट जो दे रखी हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स की सब्जेक्ट की, वो किसके बेसिस पर दे रखे हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, उसके बाद में दे रखा है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब अगर अपन आगे की बात करें तो सबसे पहले बात की जा रही है कि हमारी जो इनकम है, मैंने बताया सेक्शन नंबर 14 इसके लिए बताता है हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम की अगर अपन बात करेंगे तो वो किस में जाएगी, 5 हेडों में जाएगी। 5 में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी की इनकम कमाता है, वो उसी में चली जाएगी। जैसे सबसे पहले कह रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस सैलरी से अगर उसे कोई इनकम हो रही है, सैलरी से इनकम किसको होगी, इंडिविजुअल को। ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉय वाला जो बंदा है उसकी बात हो रही है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, रेंट पे दे देता है, यानी कि वो कौन सी इनकम कमा रहा है, रेंटल इनकम कमा रहा है। अब वो रेंटल इनकम कमा रहा है तो किसकी है, हाउस प्रॉपर्टी की। इसका मतलब उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को एज ए इनकम के सोर्स के लिए यूज किया है। ठीक है, तो उसने प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है, सिर्फ रेंट पर दिया है। सेक्शन कौन से हो गए, सेक्शन 22 to 27। इससे आगे बात की जा रही है प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44 DB। ये किसकी बात कर रहा है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट। अगर कोई प्रोफेशन वाला बंदा है, प्रोफेशनल आप सब जानते हो, पेशेवर जो व्यक्ति है, जैसे इनकम कमाने, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल वाले बंदे हो। तो ये सब प्रोफेशनल बंदे हैं, तो ये प्रोफेशनल बंदे क्या कमाएंगे, गेन। और बिजनेस वाला बंदा होगा वो क्या कमाएगा, प्रॉफिट। तो इनकी इनकम किसमें जाएगी, सेक्शन 28 to 44 DB। इसके बाद में बात हो रही है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी तो कर सकता है, अपनी गोल्ड को, अपनी ज्वेलरी को, अपने स्कल्पचर्स को, ठीक है, अपने सिल्वर यूटेंशिल्स को। तो ये सारी चीजें क्या है, या अपने लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, उन सबको अगर वो बेचेगा तो उसे क्या होगा उस पर, यानी कि प्रॉपर्टी को जब वो क्या करेगा, सेल करेगा, प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसे इस पर क्या मिलेगा, कैपिटल गेन। सेक्शन कौन से होंगे, सेक्शन 44, 45 से 55A। अब बात करते हैं कि इन चारों हेड्स के अलावा अगर कोई भी सोर्स बचा है इनकम का जो बंदा कमा सकता है, जैसे स्पेकुलेशन की, गैम्बलिंग की, बैटिंग की, इंटरेस्ट की, बैंक में एफडी करा दी, इंटरेस्ट मिल गई, तो ये सारी चीजें जो इनकम होंगी वो इसकी किस में जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि उसने इनकम किससे कमाई। कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, इनमें फिक्स सोर्स है कि अगर वो एम्प्लॉय है तो सैलरी की इनकम होगी, प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, पीजीबीपी में चला गया और कैपिटल एसेट्स बेच दी, कैपिटल गेन हो गया। सिंपल सी बात है। कैपिटल गेन दोनों तरीके का हो सकता है, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो उसकी नेचर के ऊपर आइडेंटिफाई करेगा। ओके, अब अपन बात करें कि उसने 5 तरीके की इनकम कमा ली, तो हमने इन सबका क्या कर दिया, टोटल कर दिया। टोटल के बाद में कह रहा है कि कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो अपनी इनकम को अपनी वाइफ के नाम से या अपने पेरेंट्स के लिए ट्रांसफर करता है। क्यों करता है, कि जिससे उसकी अगर इनकम की लायबिलिटी ज्यादा आ रही है, इनकम ज्यादा बैठ रही है स्लैब रेट में, तो उसका टैक्स ज्यादा बनेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, तो वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करना चाहता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या है, आप सब जानते हो, शाणा है। वो क्या करता है, वो सारे जो भी सोर्सेज हो सकते हैं इनकम को ट्रांसफर करने के, तो उन सब पे क्या करता है, निगाह रखता है। और उनके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन बना दिए, जैसे किस नाम से बनाया, सेक्शन 60 to 69D। ये जो 10 सेक्शन है किस चीज को बताते हैं, क्लब्ड इनकम टू डीम्ड इनकम, क्लब्ड इनकम प्लस डीम्ड इनकम। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनकम नहीं है उसकी पर उसके नाम से ट्रांसफर कर दी गई है, तो वो क्या कहलाएगी, क्लब्ड इनकम। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम को जिसने व्यक्ति ने ट्रांसफर किया उसी की इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। जैसे एक पति ने अपनी वाइफ, जो उसकी हाउस वाइफ है, कुछ गृहिणी का काम करती है, वो उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन पति की इनकम इंडिविजुअल में ज्यादा बैठती है, तो वो अपनी इनकम को हाफ इनकम को वाइफ के नाम से शो करता है। गलत है ना, वो इनकम टैक्स के क्या करना चाह रहा है, टैक्स का इवेशन, चोरी करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है अपनी इनकम को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर सेक्शंस बना दिए क्लब्ड इनकम के, कि ऐसी इनकम जो किसी और की इनकम है लेकिन दूसरे के खाते में जोड़ दी गई है, तो उसे ऐसा माना जाएगा कि वो उसी ने कमाई है। किसने, जिसने उसको ट्रांसफर किया है, तो वो क्या कहलाएगी, क्लब्ड इनकम। इसके बाद में कह रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये सारे सेक्शंस हो सकते हैं, इनसे हम इनकम कमा सकते हैं, लेकिन हम इनमें लॉस भी तो जा सकते हैं। लेकिन सैलरी में आप लॉस में कैसे जाओगे, सैलरी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात करूँ, लॉस नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है उसने नहीं चुकाया हो, पीजीबीपी में लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैपिटल गेन में। तो इन सबसे अगर हमें लॉस होगा तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में, सेक्शन 70 to 80, जिसके बारे में बता रहे हैं कि आपकी इनकम में से अगर आपको लॉस होता है तो उसको किस किस तरीके से आप सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि डिडक्ट कर सकते हो, या फिर कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आगे आने वाले सालों में आप उसे एडजस्ट कर पाओगे और किस सीमा तक कर पाओगे, उसके बारे में सेक्शन ये बताएंगे।
इसके बाद में हमारी आ जाएगी जीटीआई, इन सबका टोटल एड लेस करने के बाद में, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से अपने को कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलेंगे जो क्या किस सेक्शंस में दे रखे हैं, सेक्शन 80C टू 80U में क्या दे रखा है आपको, डिडक्शंस दे रखे हैं। डिडक्शन का मतलब कटौती। कटौती किसकी, अगर आपने इंडियन पॉलिसीज में पैसा जमा कराया, इन्वेस्ट किया, आपको इतना डिडक्शन मिलेगा। एनपीएस में करा दिया आपने, न्यू पेंशन स्कीम में आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, आपने कई सारे तरीके हो सकते हैं, कृषि कल्याण में या बच्चियों के लिए, किसी भी तरीके से आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उनमें आपको क्या मिलेंगे, डिडक्शंस मिलेंगे। इसके बाद में अगर हम इनको लेस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। लेकिन जो टोटल इनकम यहाँ पर आएगी उसे हमें एक बार क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्यों, क्योंकि एक्ट खुद कह रहा है कि उसे ₹10 में क्या करो, राउंड ऑफ करो। ठीक है, पॉइंट्स को हटा दो। तो फिर जो आपका ये टोटल इनकम आई है, इस पर आपको क्या करना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट करना है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, या आपकी जितनी इनकम बैठ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, 87A की क्या मिलेगी, टैक्स की रिबेट मिलेगी। अब ये क्या होता है, आपने ज्यादा इनकम कमा ली लेकिन आपने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के आसपास ही इनकम कमाई, तो स्लैब बिल्कुल चेंज हो गया एक साथ। लेकिन अगर हम उसके इनकम को, टैक्स को अगर कैलकुलेट करें बिना उसको चेंज करें, और चेंज करने के बाद में अगर कैलकुलेट करें तो उन दोनों का जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो जितनी मैंने वास्तव में इनकम नहीं कमाई उससे ज्यादा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आपको 87A में क्या मिलेगा, एक रिबेट मिलेगी टैक्स के लिए, तो आप उसमें कटौती कर सकते हो, छूट ले सकते हो। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपको सेस देना है, कौन सा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बच्चों ये पहले दोनों अलग अलग चलते थे, सेकेंडरी हायर एजुकेशन SE और HEC हायर एजुकेशन दोनों अलग अलग चलते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 4% कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कैसे लगेगा, आपकी जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी आई है उसका 4% देना है। ये टैक्सेबल इनकम का 4% नहीं है, ये आपकी टैक्स की जो अमाउंट आई है उसका 4% देना, उसको उसमें जोड़ करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सेक्शंस अभी इसमें बच गए, बोर्ड पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। इससे आगे अपन इससे आगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तक के लिए थैंक यू।